नमस्कार दोस्तों। आज की चर्चा का विषय है स्वतंत्र चिंतन क्या है। स्वतंत्र चिंतन किसे कहेंगे और उसकी पहचान का आधार क्या है। दलितों के भीतर स्वतंत्र चिंतन की परंपरा क्या रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर भूरेलाल सर हैं। स्वतंत्र चिंतन दुनिया की हर कौम के पास होता है और जिस कौम के पास स्वतंत्र चिंतन सर्वाधिक होता है वो कौम दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और जिस कौम के पास स्वतंत्र चिंतन नहीं होता है वो दुनिया की कौम हाशिए में होती है। दुनिया में यही दो स्थितियां दिखती हैं। स्वतंत्र चिंतन की पहचान का जो आधार है वो यह है कि स्वतंत्र चिंतन अपने इतिहास और परंपरा के आधार पर निर्मित और विकसित होता है। स्वतंत्र चिंतन के लिए जरूरी है कि वह कौम अपने इतिहास और परंपरा के साथ गहराई के साथ, व्यापकता के साथ संबद्ध हो। अगर वो अपनी परंपरा, इतिहास और परंपरा से कट जाती है तो अपने चिंतन से भी वो कट जाती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए कहूँगा कि भारत के संदर्भ में दो कौमें हैं। एक तो जो है सत्ता के शिखर पर हैं, यानी वर्चस्ववादी हैं, वर्चस्व की सत्ता स्थापित किए हुए हैं, वर्चस्वशाली हैं। तो दूसरी तरफ आप देखते हैं कि हाशिए में कौमें जी रही हैं, और हाशिए में जो कौमें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं, लेकिन वह जो है एक तरह से शोषित और पीड़ित की स्थिति में होने के कारण अल्पसंख्यक जैसे नज़र आती हैं। और जो सत्ता में जो कौमें हैं, वर्चस्वशाली कौम है, वो एक तरह से अपने को दृश्यमान रखे हुए है, वो दृश्यमान दिखती है, यानी उसकी दृश्यता है। और जो हाशिए की कौमें हैं वो बहुसंख्यक होते हुए भी अदृश्य कर दी गई हैं। ये एक तरह से बहुत बड़ी त्रासदी है जो है। तो जैसे दूज हैं इस देश में, जो एक तरह से वर्चस्वशाली कौम के रूप में है, वो सत्ता में है, वर्चस्व की सत्ता स्थापित किए हुए हैं, सदियों से स्थापित किए हुए हैं। तो वो ऐसा क्यों है? ऐसा ये हाशिए की कौमें जो है ये नहीं सोच पाती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपनी इतिहास परंपरा से संबद्ध हैं, पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और उसी के आधार पर उन्होंने अपना चिंतन विकसित कर रखा है, और उसी के आधार पर रणनीतिक चिंतन विकसित करते हुए अपने को शक्तिशाली बनाई है। और शक्तिशाली होने की जो अगली सीढ़ी होती है वो वर्चस्वशाली होने की है, तो वो वर्चस्वशाली भी दिखती हैं। लेकिन वहीं जो है दलित आदि कौमें, जो हाशिए की कौमें हैं, उनको हम समवेत रूप से, समग्र रूप से, हम जो है सम्मिलित रूप से हम उन्हें दलित कौम कह सकते हैं। वो दलित कौमें, हाशिए की जो दलित कौमें हैं, वो एक तरह से पीड़ित कौमें हैं। उनको वो सबसे पहले तो अपनी इतिहास परंपरा से कटी हुई हैं, और इतिहास परंपरा के साथ कटे होने के कारण जो है वो अपने इतिहास परंपरा को भूल गई हैं, और अपने जो उनके इतिहास परंपरा में जो स्वतंत्र चिंतन था उसकी परंपरा से भी कट गई हैं, उसकी ज़मीन से भी कट गई हैं। और इस तरह जो है वो गुलामी की स्थिति में, गुलामी के स्थिति जीने के लिए अब सख्त है। जैसे मैं कहा कि गुलाम, ये स्वतंत्र चिंतन की पहचान का आधार क्या है? पहचान का आधार यही कि जैसे दूज कौमें जो है अपने इतिहास परंपरा से जुड़े होने के कारण अपने ऐतिहासिक जो है स्तर पर जो विकसित उनका चिंतन है, उस स्तर पर वो जो है शिखर पर है जो है। तो वो जो है चूँकि अपने ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर स्वतंत्र चिंतन का विकास किया है, अपने स्वतंत्र चिंतन से जुड़ी हुई है, तो इसको हम स्वतंत्र चिंतन कह सकते हैं, और ये स्वतंत्र चिंतन वाली कौम कह सकते हैं। दूसरे जो हाशिए की कौमें हैं, जो अपने इतिहास परंपरा से कटने के कारण अपने स्वतंत्र चिंतन की परंपरा से कट गई हैं, स्वतंत्र चिंतन की जमीन से कट गई हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये स्वतंत्र चिंतन से कटी हुई कौमें हैं। दलितों में जहाँ तक स्थिति है कि स्वतंत्र चिंतन की परंपरा क्या रही है, दलितों में स्वतंत्र चिंतन की परंपरा यह रही है कि वह अपने इतिहास परंपरा से जुड़े रहे हैं शुरू में, और उनके जो आंदोलन भी रहे हैं वह भी जो है इतिहास परंपरा से जोड़े रखे हैं। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता की परंपरा में आगे जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है आपके मक्खली गोसाल आते हैं कि उन्होंने पहले से जो आजीविका के मूल्यों की, विचारों की जो परंपरा थी उसको वो धर्म दर्शन का रूप देते हैं। तो वह एक तरह से एक स्वतंत्र चिंतन का आंदोलन है। उसके बाद उसी परंपरा में संत रविदास और कबीर का आंदोलन आता है, वह भी जो है एक तरह से स्वतंत्र चिंतन का आंदोलन है। और इसके बाद 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में स्वामी अच्युतानंद, बाबू मंगूराम और अन्य लोगों का जो एक अखिल भारतीय आदि धर्मी आंदोलन आता है, वह भी एक तरह से स्वतंत्र चिंतन की जमीन से जुड़ा हुआ है, माने अपने स्वतंत्र चिंतन की जमीन और परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये तीनों आंदोलन जो है
अपने चिंतन की परंपरा से और जमीन से जुड़े हुए हैं, उससे जो है कहीं से अलग नहीं होते हैं, उससे कहीं से टस से मस नहीं होते हैं। लेकिन आगे चल के जो है डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, और डॉक्टर अंबेडकर जो पाश्चात्य जगत में उन्होंने पढ़ा था और वहाँ ज्ञान विज्ञान की चीज़ें देखी थी, और साथ ही साथ वहाँ की जो बौद्धिक परंपरा, ज्ञान विज्ञान, वहाँ का जो इनलाइटनमेंट, और साथ ही साथ वहाँ जो लोकतांत्रिक जो है मूल्यों की जो व्यवस्था थी, वो चीज़ें देखा था। वहाँ उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी हासिल की। तो इस देश में जब वो आते हैं लौट करके, तो देखते हैं दलितों की स्थिति बहुत खराब है, और वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से वो संप्रेरित हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में जिस समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को जो है वैश्विक धरातल पर स्थापित किया था, तो उस तरह हम भी क्रांति करके जो है इस देश में जो है ये समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय जैसे मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया जो है, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे कि पाश्चात्य जगत में क्रांति करना और भारतीय संदर्भ में क्रांति करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इस तरह वो ब्राह्मणवाद को नहीं समझ पाए, और उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को जो है हम क्रांति करके उसे दूर कर सकते हैं। तो एक तो पाश्चात्य दर्शनों से जो संप्रेरित हैं, पाश्चात्य दर्शनों से संप्रेरित और पाश्चात्य जो वैचारिक औजारों के आधार पर वो जो है इस देश के ब्राह्मणिकल सिस्टम को लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से वो बदलना चाहते हैं। तो एक चीज़ है। दूसरी बात जो है वो लगता है जब वो संघर्ष करते हैं, उनके सामने जब अनेक सा चुनौती आती हैं, अनेक तरह की चुनौतियाँ आती हैं, तो वो देखते हैं कि ये ब्राह्मण सिस्टम को, इसको बदलना आसान नहीं है। दलितों को भी संगठित करते हैं, लेकिन दलितों को जो है उनकी मूल परंपरा के आधार पर संगठित नहीं करते, कि बल्कि ब्राह्मणवाद की आलोचना करते हुए जो है ब्राह्मणिकल सिस्टम को बदलने के लिए वो लोगों को संगठित करना शुरू करते हैं। तो कभी कभी लगता है जिस तरह उनके आंदोलन की दिशा और दृष्टि विकसित होती है, जिस तरह उनके आंदोलन की दिशा दिखाई पड़ती है, उससे लगता है कि वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ब्राह्मणिकल सिस्टम से बहुत आक्रांत लगते हैं। इसके पहले मैं बहुत स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूँ, उसके पहले जो हमारे दलितों की जो महापुरुषों के नेतृत्व में आंदोलनों, क्रांतियों की जो परंपरा रही है, उसमें दलितों के महापुरुष अपने इतिहास और परंपरा से वो कहीं टस से मस नहीं होते हैं। अपने इतिहास परंपरा के भीतर रह करके उसे मजबूती से पकड़े हुए ही वो संघर्ष आंदोलन करते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो ऐतिहासिक परंपरा से बहुत संलग्नता नहीं दिखाते हैं, बल्कि वह जो है पाश्चात्य के नए विचारों, आदर्शों तथा जो है अपनी जो है एक ही क्रांति करके, दलितों को संगठित करके, क्रांति करके हम अगर ब्राह्मणिकल सिस्टम को, जिसे वो हिंदू जो है सिस्टम कहते हैं, उसको हम सुधार देंगे जो है, तो दलितों की स्थिति ठीक हो सकती है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सिस्टम से आक्रांत लगते हैं, और आक्रांत इसलिए भी लगते हैं कि अगर वो अपनी ऐतिहासिक परंपरा से जुड़े होते, जैसे उनके समय में, उनके समय के पहले से, उनके समय में स्वामी अच्युतानंद आंदोलन कर रहे थे, बाबू मंगूराम आंदोलन कर रहे थे, आदि धर्मी आंदोलन था, अखिल भारतीय आंदोलन था, डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा आंदोलन था। वह आंदोलन से वो सहमत होते, जबकि वो सहमत नहीं थे। आदि धर्मी जो आंदोलन था अपने इतिहास और परंपरा का आंदोलन था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है उससे सहमत नहीं थे। वो सहमत नहीं थे और कह रहे थे कि वो जो जिस तरह इस्लाम और ईसाईयत के लोग संगठित हैं, उसी तरह हिंदू के लोगों को भी संगठित होना चाहिए। 1924 में जो उन्होंने एक भाषण दिया जो है 1924 में, उसमें ये बातें वो कहते हैं। तो एक तरह से वो जो है ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज से अलग करके दलितों का आंदोलन नहीं करना चाहिए। परोक्ष रूप से यही मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुओं से अलग दलितों का आंदोलन नहीं करना चाहिए, बल्कि हिंदुओं के साथ मिल करके धीरे धीरे उस अमानवीय व्यवस्था को, मनुष्य विरोधी व्यवस्था को रूपांतरित करना चाहिए। वो ये चाह रहे थे जो है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वो लगता है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, और साथ ही साथ उससे आक्रांत भी लगते हैं। अगर वो जो है उससे आक्रांत नहीं होते तो दलितों की ऐतिहासिक परंपरा में जाते और वहाँ से समाधान खोजते। और उनके समय में जो स्वामी अच्युतानंद, बाबू मंगूराम, और साथ ही साथ दक्षिण में जो है जो यमसी राजा जो है, और आपके PN राजभोग जो पुणे में थे, ये बहुत से लोग काम कर रहे थे। तो वो अपनी जो है ऐतिहासिक परंपरा में जाते और वहाँ देखते कि हमारे महापुरुषों ने किस तरह समाधान किए हैं, और किस तरह जो है उसमें सुधार या नए समाधान करने की जरूरत है, नया समाधान लाने की जरूरत है। तो वो उसमें जाते जो है।
तो एक तरह से वो ब्राह्मणवाद से इतना आक्रांत होते हैं कि वो जो है एक तरह से अपने इतिहास और परंपरा से कट से जाते हैं। और इसका एक संदर्भ और है, वह संदर्भ यह है कि वो हिंदू को जो एक भौगोलिक पहचान है उसको धार्मिक पहचान मान लेते हैं, और हिंदू को एक धार्मिक पहचान मानने के कारण जो है वह ब्राह्मण धर्म की रणनीतियों को नहीं समझ पाते हैं। हिंदू जो एक भौगोलिक शब्द है, लेकिन उसे धर्म के रूप में ब्राह्मण धर्म जो उसे स्वीकार करता है और उसे एक रणनीति के रूप में इस्तेमाल करता है। यानी हिंदू जो है एक भौगोलिक पहचान है, ना कि धार्मिक पहचान है। धार्मिक पहचान अगर है तो ब्राह्मण धर्म की रणनीति के रूप में। डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मण धर्म की रणनीति को नहीं समझ पाते हैं, यहाँ तक कि वो जो है हिंदुत्व की पहेलियां तक खोजने लगते हैं। तो एक तरह से अगर वो हिंदू को जो है भौगोलिक पहचान मानते, ब्राह्मण धर्म की रणनीति माने भौगोलिक पहचान मानते और ब्राह्मण धर्म की रणनीति समझते, उसे ब्राह्मण धार्मिक पहचान के बजाय ब्राह्मण धर्म की रणनीति समझते, तो वो फिर जो है दलितों की जो है धार्मिक परंपरा के इतिहास में जाते, दलितों के ऐतिहासिक परंपरा में जो है उसके धार्मिक चिंतन को खोजते। लेकिन ऐसा उन्होंने लिखे, वो हिंदुत्व की पहेली खोजते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बाद में जो हिंदू सुधार की जो लंबी योजना चलती है उसके भीतर उन्होंने क्या किया कि वह एक तरह से हिंदू सिस्टम को माने हिंदुत्व की पहेलियों का ही सुलझाने का काम करते हैं। आगे चल के जो हिंदू सुधार का पूरा उनका कार्यक्रम चलता है, लगभग 15-20 वर्षों से ज़्यादा, 20-25 वर्षों से ज़्यादा जो हिंदू सुधार की उनकी योजना चलती है, वो लगता है कि हिंदुत्व की जिन पहेलियों को खोजा था उनको सुलझाने के कार्यक्रम के रूप में ही वो उनका हिंदू सुधार का कार्यक्रम चलता है। तो ये एक तरह से यह त्रासदी बन जाती है। मेरे ख्याल से दलितों के ऐतिहासिक परंपरा में अम्बेडकर से पहले, और मैं तो कहूँगा कि अम्बेडकर के बाद भी जो है जितने महापुरुष आए हैं वो ब्राह्मणिकल सिस्टम से कभी जो है आक्रांत नहीं हुए, कभी वो डरे नहीं, ब्राह्मण सिस्टम को कभी कुछ नहीं समझते थे। अपने ऐतिहासिक परंपरा की ताकत और उसकी जो है उसके समाधान, उसकी ताकत को समझते थे और उसकी शक्ति और परंपरा के भीतर से वो समाधान भी लाते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो है हिंदू या ब्राह्मणिकल सिस्टम से इतना आक्रांत थे कि उसकी पहेलियों को भी खोजा और उसकी पहेलियों के रूप में जो है वो आंदोलन करते रहे। और अंततः तो हद तब हो गई जब उन्होंने दलितों की ऐतिहासिक परंपरा छोड़ करके जो है दलितों की ऐतिहासिक और उनकी धार्मिक परंपरा छोड़ करके बौद्ध धर्मांतरण में चले गए जो है। और ये बौद्ध धर्मांतरण जो है डॉक्टर धर्मवीर ने जो है उसे दलित चिंतन का सुसाइड नोट कहा है। देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर, जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के पहले और डॉक्टर अम्बेडकर के बाद के महापुरुष कहीं से ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिकल सिस्टम से आक्रांत नहीं दिखते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद काशीराम साहब भी आते हैं। वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में वाले, चूंकि राजनीतिक हक अधिकारों की लड़ाई लड़नी है इसलिए सामाजिक आंदोलन भी करते हैं। वो धार्मिक मुद्दों पर बहुत नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ऐतिहासिक परंपरा के भीतर रह करके ही राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक चीजें भी ला रहे हैं, सामाजिक विमर्श भी ला रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर धर्मवीर आते हैं। दलितों की ऐतिहासिक परंपरा के महापुरुषों में डॉक्टर धर्मवीर पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार जो है दलितों की जो है स्वतंत्र चिंतन की परंपरा को खोजते हैं और उसके मार्ग में, स्वतंत्र चिंतन के मार्ग में अवरोध क्या है, बाधाएं क्या हैं, इनकी भी स्पष्ट रूप से पहचान करते हैं। सबसे पहले तो वो जानते हैं, उन्होंने स्वामी अच्युतानंद तक पहुंचे, आदिधर्मी आंदोलन तक पहुंचे। आदिधर्मी आंदोलन के पहले संत आंदोलन और संत आंदोलन के पहले जो है वो जो है आजीवक आंदोलन, मक्खल गोसाल के आजीवक आंदोलन की परंपरा तक पहुंचते हैं। तो इस तरह जो वो परंपरा की खोज करते हैं, सबसे पहले वो दलितों की ऐतिहासिक परंपरा को डिस्कवर करते हैं, उसकी खोज करते हैं और फिर कहते हैं कि दलितों के भीतर स्वतंत्र चिंतन है और स्वतंत्र चिंतन का इतिहास लिखा जाना चाहिए। लेकिन वह यह भी कहते हैं कि दलितों के पास स्वतंत्र चिंतन की परंपरा तो रही है, लेकिन इधर जो है वो चिंतन जो है स्वतंत्र चिंतन की परंपरा अवरुद्ध हुई है और अभिशप्त चिंतन का अभिशाप बढ़ा है, अभिशप्त चिंतन का जो है अभिशाप बढ़ा है। और ये मुख्य बाधा है कि अभिशप्त चिंतन क्या है। डॉक्टर धर्मवीर ने बहुत साफ जो है बहुत स्पष्ट शब्दों में अभिशप्त चिंतन को, ऐतिहासिक चिंतन को अलगाया है, परिभाषित किया है कि अभिशप्त चिंतन हुआ है जो ब्राह्मण संदर्भों से ग्रसित है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे ब्राह्मणिकल सिस्टम को सुधारने, पहले उसकी पहेली को सुधारने के रूप में आंदोलन कर रहे थे, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू सुधार या ब्राह्मणिकल सिस्टम को सुधारने का जो काम कर रहे थे,
इसके कारण जो है उनका पूरा आंदोलन और उनका पूरा चिंतन जो है ब्राह्मण संदर्भों से ग्रसित है। और उसके बाद का भी जो दलित चिंतन आ रहा है वह भी जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा से उनकी सोहबत में वह भी बहुत कुछ जो है ब्राह्मण संदर्भों से ग्रसित है। जो इसलिए जो है उसे वह एक तरह से अभिशप्त चिंतन के रूप में डॉक्टर धर्मवीर जो है इसी को अभिशप्त चिंतन कहते हैं। और कहते हैं कि दलित चिंतन जो है अपने पुराने जो है स्वतंत्र चिंतन की स्थिति में तभी आ सकता है जब वो ये अभिशप्त चिंतन से मुक्त हो करके ऐतिहासिक चिंतन होगा। तो अभिशप्त चिंतन से मुक्त हो करके ऐतिहासिक चिंतन होने की स्थिति में वो स्वतंत्र मौलिक चिंतन हो सकता है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि दलित चिंतन का तो सबसे पहले इतिहास लिखा जाना चाहिए, उसके ऐतिहासिक अवरोधों की पहचान होनी चाहिए, ऐतिहासिक जो विसंगतियां उसकी पहचान होनी चाहिए और उसका मूल्यांकन करते हुए एक स्वतंत्र चिंतन विकसित करना चाहिए। तो इस तरह डॉक्टर धर्मवीर ने जो है एक स्वतंत्र चिंतन की एक नई राह बनाई है। इस राह में जो है अभी भी बहुत से अवरोध और बाधाएं हैं। सबसे बड़ा अवरोध यह है कि दलित जो एक तरह से डॉक्टर अम्बेडकर और जो है उनके बौद्ध धर्मांतरण के झांसे में है, अभी भी जो है वो ब्राह्मण धर्म की ब्राह्मणिकल सिस्टम की आलोचना में रात दिन लगा रहता है, नकारात्मक आलोचना में, जिसे डॉक्टर धर्मवीर ने अभिशप्त चिंतन कहा है। लेकिन वो स्वतंत्र चिंतन की दिशा में जो है वो नहीं बढ़ पाता, इतना उसमें ब्राह्मणिकल सिस्टम की आलोचना में, सतही आलोचना में, निंदा भर्त्सना में इतना मशगूल रहता है कि उसी को चिंतन समझता है, जबकि वो चिंतन नहीं है, वो अभिशप्त चिंतन है। और अभिशप्त चिंतन से कभी कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये एक तरह से बड़ी समस्या, सबसे बड़ा अवरोध यह है। दूसरी बात यह है कि ये अम्बेडकरवाद के चलते ही जो बुद्धवाद है, बुद्धवाद के चलते दलित कौम जो है अपनी मूल धार्मिक चिंतन परंपरा से, मूल धर्म और दर्शन के चिंतन से जो है नहीं जुड़ पा रही है। तो इसलिए जरूरी है कि वह जो है इस अवरोध को डॉक्टर अम्बेडकर का सही ऐतिहासिक संदर्भ में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ उनका मूल्यांकन होना चाहिए। उनको खारिज करने की बात नहीं है, बल्कि उनको सही ऐतिहासिक संदर्भ में उनको देखने, परखने और उनका मूल्यांकन करने की जरूरत है, जिससे कि स्वतंत्र चिंतन में बाधा ना बने, बल्कि स्वतंत्र चिंतन में एक सहायक और एक मजबूत शक्ति के रूप में, पथप्रदर्शक के रूप में हमारे सामने आ सके। जी सर, आपने बेहद ही सूक्ष्म और गहन विश्लेषण किया है दलितों के भीतर की स्वतंत्र परंपरा और उनके स्वतंत्र चिंतन के संदर्भ में। यह सही है कि अम्बेडकरवाद के उभार में जो नए सामाजिक संगठन थे या फिर राजनीतिक अस्मिताएं इधर आई हैं, उन्होंने अम्बेडकर के पहले और बाद में कुछ देखना और सुनना ऐतिहासिक स्वतंत्र ऐतिहासिक आधार पे स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे में दलितों की जो स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा है वह उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यह बड़ी बाधा है। आपने इसको इसकी समस्याओं के ऊपर विश्लेषण किया है। आज की बातचीत यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।